नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। क्योंकि 2 दिन से ये सत्र चल रहा है और काफ़ी विषय कल के क्वेश्चन आवर भी आए थे और कुछ विषय आज भी आए हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट की ओर से जो जवाब दिए गए हैं उनके 3-4 जवाब है वो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो HPSC की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेरोजगारी की बात कही गई है, HKR की कही गई है, बहन गीता बुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और HPSC की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो HPSC की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका मैं उत्तर बता रहा हूं कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो करके 15,000 के आसपास ये भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन HPSC की हो जाएंगी। ऐसे ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष 9.25 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका CT टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूं फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है। तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं, 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा HKRN का जो विषय आया है, इस HKRN के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं। मैं जरूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि HKRN का मुख्य कारण, बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो, ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियां थे, जहां कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना, और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी। और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर HKRN में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे। तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पावर है ये दूसरे विभागों से पोर्ट की गई
और अलग से जो डिमांड आई थी उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें HKR में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम कम ज्यादा देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा, ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है, 35 वर्ष के, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नजदीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है वो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है। बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को ऑप्शन ही कम हो जाए ताकि व्यक्ति को जैसे उसमें ऑप्शन मिले वो उसमें भर सकता है। और कुल मिलाकर हमारी जो नौकरियों का और बेरोजगारी का विषय है, बेरोजगारी के बारे में अलग अलग आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों के बारे में हम अपनी आंकड़ों की पुस्तक खोल के बैठते हैं और हमारे विपक्षी मित्रों की आंकड़ों की पुस्तक अलग होती है। CMIE एक संस्था है जिसकी आंकड़ों की पुस्तक वो बदलती रहती है। अलग बात है कि एक बार सितंबर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2% है, बाद में बढ़ा करके उन्होंने 28%, 34% कर दी। 34 के बाद फिर 28 आ गई। मैंने देखा नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि भी पिछले महीने नवंबर की उनकी जो आंकड़ा हरियाणा के बारे में आया है फिर से 8% आया। हालांकि मेरा कोई भरोसा नहीं है CMIE की पुस्तक, लेकिन मैं तो उन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो उस संस्था के आंकड़ों के ऊपर खेलते हैं। हमारे पास एक एक व्यक्ति का बेरोजगारी का डाटा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में हम सामने वाले को कहते हैं कि क्या काम करते हो, बेरोजगार होता तो लिखवाता है कि मैं बेरोजगार हूं। 18 साल से लेकर के और 58 साल तक की आयु के जो लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं उनका आंकड़ा हमारे पास 7% के आसपास चलता है। कभी आधा % ऊपर होता है, कभी आधा %